कुमार जी ने, चाहे एनडीए ने क्रेडिट जरूर दिया कि उनके चलते हार गए। उनके चलते हारते तो मध्य बिहार में तो कोई बेस उनका नहीं था। उनका जहाँ बेस था हाजीपुर में, खगड़िया में, सुपौल में, सहरसा में, तो उस इलाके में ही नीतीश कुमार को 43 सीट मिला। इधर मगध में तो साउथ बिहार में बिल्कुल नील हो गया था, एक आध सीट कहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं। तय समय पर अगर विधानसभा के चुनाव हुए तो उसका मुहूर्त है 2025 के आखिरी में, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। लेकिन अक्सर गाहे बगाहे बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या विधानसभा के चुनाव तय समय पर नहीं होंगे, समय से पहले होंगे और 2025 की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव जल्दी चाहते हैं और इसको लेकर नीतीश कुमार पूरी तैयारी में हैं। नीतीश कुमार की बिहार यात्रा शुरू होने वाली है और जिस तरह से तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकल गए हैं, नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं और ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, उद्घाटन, शिलान्यास, उसको लेकर फिर ये चर्चा है कि नीतीश कुमार कहीं चुनाव के मोड में तो नहीं हैं और क्या वाकई विधानसभा के चुनाव समय से पहले होंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए ऐसी राजनीतिक शख्सियत मौजूद हैं जो इन सवालों के जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे और इस वक्त कांग्रेस के बड़े चेहरे, कांग्रेस के कद्दावर नेता जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं, रामजतन सिन्हा हैं, जो जानते हैं नीतीश कुमार को भी, उनके संभावित खेल को भी। तो हम समझने की कोशिश करेंगे सर से कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। सर, इस खेल की चर्चा बहुत है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि बिहार में विधानसभा के चुनाव जल्दी हो सकते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है जी, चर्चा जरूर है जी, लेकिन नीतीश कुमार तो हमेशा 14वां 15वां सहित उनका यात्रा है और उधर तेजस्वी जी भी कर रहे हैं। पहले तो इसको बिहार की यात्रा नाम देना ही उचित नहीं है। बिहार में 38 ज़िले हैं, तो 38 ज़िलों में एक ज़िला में कम से कम 4 दिन 5 दिन लगेगा, तब सारे प्रखंड में पहुंच पाएंगे लोग। और वहाँ से अब समझिए कि इसमें कितना समय लगेगा, 7-8 महीने लगेंगे। तब तो आप कहीं एक ज़िला में जाइए और कुछ लोगों को बुलवा करके उनसे बात कर लीजिए, उसको बिहार की यात्रा और ज़िला का भ्रमण कहिए, तो यह न्याय संगत बात नहीं है। न्याय संगत बात नहीं है, लेकिन चर्चा बहुत हो जाती है। बहुत जल्दबाजी में दिख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उद्घाटन, शिलान्यास, स्मार्ट मीटर को लेकर जो लोगों की नाराज़गी है उसको दूर करने का प्रयास, लैंड सर्वे को आगे बढ़ाना, लैंड सर्वे को लेकर फैसला लेना, लैंड सर्वे को लेकर जो आम लोगों में नाराज़गी है या उसकी जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों से जो आम लोगों में आक्रोश है उसको ख़त्म करने की कोशिश। वस्तुतः इन लोगों को विकास की बात हो, निर्माण की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की बात हो, इन तमाम जो ज़मीनी हकीकत है, जो सच्चाइयाँ हैं आम जीवन की, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये वोट और चुनाव लड़ते हैं जातीय समीकरण पर, तो उस समीकरण पर चुनाव जब लड़ना है तो उसमें कहाँ ये सब आता है, चाहे लैंड सर्वे की बात हो, चाहे और कई तरह की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। क्या उपचुनाव के नतीजों ने आरजेडी के लिए खतरे की घंटी बजाई है? क्या मुस्लिम वोट बैंक वाकई छिटका है, खासकर बेलागंज में जो दिखा है, और ये एक चुनौती है आप लोगों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए? बिल्कुल चुनौती है। बेलागंज में मुस्लिम वोट में बंटवारा हुआ है और इसमें जनसुराज ने बहुत सार्थक भूमिका अदा की है। लेकिन कुछ ही दिन पहले वहाँ के जो एमएलए थे वो एमपी हुए और एमएलए में चुनाव हार गए। तो ये आम सहमति इस बात पर है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं। इस बार निश्चित रूप से चारों में चारों जो सीटें हैं
वो राजद से कहिए या इंडिया गठबंधन से चली गई हैं। अब आगे किस तरह से राजनीतिक फैसले लेती है इंडिया और किस तरह एक्ट करती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। 8-9 महीने का समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि सही ढंग से काम किया जाए तो कम भी नहीं है। इसमें हालात बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर को वाकई चुनौती के रूप में आप देख रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर चुनौती हैं, या उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे आप ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर बड़ा फैक्टर नहीं है विधानसभा के चुनाव में? ऐसा है कि हम व्यक्तिगत किसी पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन पहले भी हमने आपको कहा था कि जनसुराज कोई बड़ा फैक्टर चुनाव में नहीं होगा, और ये साबित भी हो गया। अभी जो चुनाव हुआ है 4, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, 2 में तो 4,000-5,000 आया, चाहे तरारी का सवाल हो या रामगढ़ का सवाल हो। अब यहाँ पर जो उम्मीदवार थे, तो उस उम्मीदवार को 2010 में भी बहुत क्लोज कंटेस्ट हुआ था सुरेंद्र प्रसाद यादव से, तो उस बार की तुलना में इस बार बहुत कम वोट उनको मिला है, उस उम्मीदवार को। फिर जहाँ जीतन मांझी की बहू लड़ रही थी, तो वहाँ भी देखिएगा कि चिराग पासवान का जो उम्मीदवार था वही जनसुराज का उम्मीदवार था, उसने काफ़ी वोट काटा है। तो वो जनसुराज के नाम पर नहीं मिला है, वो जीतन मांझी के विरोध के नाम पर वोट मिला है। और यहाँ भी यही बात है, यहाँ भी उम्मीदवार के चलते वोट मिला है, बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिला है, पहले इनको काफ़ी वोट मिला था। चिराग पासवान का जिक्र आपने किया। चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच जो वार पलटवार या जो सियासी लड़ाई चलती रही या चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? दोनों एनडीए के नेता हैं। ये सब अपने पहचान बनाने में लगे हुए हैं, इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं है। अब देखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में ये नीतीश कुमार जी ने, चाहे एनडीए ने क्रेडिट जरूर दिया कि उनके चलते हार गए। उनके चलते हारते तो मध्य बिहार में तो कोई बेस उनका नहीं था। उनका जहाँ बेस था हाजीपुर में, खगड़िया में, सुपौल में, सहरसा में, तो उस इलाके में ही नीतीश कुमार को 43 सीट मिला। इधर मगध में तो साउथ बिहार में बिल्कुल नील हो गया था, 1 आध सीट कहीं मिला था। एक सवाल यह भी है सर कि जो पूर्व सांसद हैं साधु यादव, उनका बयान आया है खास जाति को लेकर। भूमिहार ब्राह्मण निशाने पर क्यों होते हैं? भूमिहार जाति को लेकर अशोक चौधरी ने बयान दिया था, बाद में उन्होंने सफाई दी कि नहीं, जाति को लेकर नहीं दिया था, किसी नेता को लेकर दिया था। अब साधु यादव कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो अपराधी हैं भूमिहार और ब्राह्मणों में हैं। अब कई ऐसे राजनेता हैं जो समय के साथ वो विस्मृत हो गए हैं, तो उनको अपनी पुरानी पहचान को कायम करने के लिए, पब्लिक डोमेन में आने के लिए ऐसी बातें और भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भूमिहार और ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। एक भारतीय और खास करके बिहार के राजनीति का, सामाजिक जो माहौल है उसका एक तरह से पहचान है। आप देखेंगे कि जितने भी आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा भाग किसने लिया, तो वहाँ भी नहीं तुलना करना चाहिए। तो समाज जो लड़ाई हुआ आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में पूरे बिहार में स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, तो भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूतों ने ही किया। तो इसलिए तुलना तो सब जगह करना होगा ना, कि आज़ादी की लड़ाई में आपका क्या योगदान था, देश के नवनिर्माण में क्या था, पूरे संपत्ति का कितना भाग का आपने आज़ादी के बाद दोहन किया, तो उससे न तुलना करेंगे। अब कोई समाज के 4 व्यक्ति का आप नाम ले लीजिएगा, वो समाज के आदर्श नहीं ना है, समाज का कोई पूंजी नहीं ना है। 2, 4, 5 आदमी, अब तो उन लोगों की आपस में लड़ाई है कि हमने ये अपराध नहीं किया, उसने किया, उसने किया। इस लड़ाई में हम नहीं पढ़ना चाहते, व्यक्तिगत लड़ाई में। लेकिन अब ये सब थके हारे हुए खलीफा हैं,
इसलिए हम लोग तो कभी खाली पाते ही नहीं, इसलिए न थके हारे हैं न कभी पहलवान थे। लेकिन ये लोग ऐसे लालू यादव के अखाड़ा के पहलवान हैं, अब अखाड़ा छीन गया तो पहलवानगिरी भी छीन गई। आप कहाँ थके आ रहे हैं? आपको तो आराम करने ही नहीं दे रही है कांग्रेस। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी आप जेडीयू में चले गए, फिर आपने जेडीयू छोड़ दी, अभी आप आराम कर रहे थे, फिर कांग्रेस आपको अपनी पार्टी में ले आई और एक तरह से आप कांग्रेस के मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। बड़ा बड़ा कद है आपका कांग्रेस में, तो कांग्रेस तो आपको रिटायर ही नहीं होने दे रही है। आप कहाँ थके आ रहे हैं? नहीं तो कांग्रेस तो मेरा ट्रेडिशनल पार्टी है। हम कुछ दिन तक उसे एक लंबे समय तक अलग हो गए और उसमें नीतीश कुमार जी के यहाँ कुछ दिन के लिए गए और उसमें इनकी बड़ी भूमिका थी, जो अभी जनसुराज चला रहे हैं। तो वो मेरी भूल थी, उससे मेरा काफ़ी लॉस हुआ और तब हम अलग हुए। और अलग ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, एमएलसी में नहीं हुआ तब हम अलग हुए। हम तो एमएलए के चुनाव के पहले ही अलग हो गए, ताकि बाद में कोई ये न कहे कि साहब इनको एमएलए का टिकट नहीं मिला, इसलिए हो गए और हमने इस्तीफा कर। तो हमारे साथ रामजतन सिन्हा थे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता। बहुत बहुत धन्यवाद।